that can be one question. Our actors went in. I can get into detail if you want to. Third is Okay, so to you to camera. Okay, super. Okay, सबसे पहले तो आपका वेलकम करेंगे एंड Thank you. कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे उरी की ह्यूज सक्सेस के लिए. Thank you. यू नो दिस डेज अभी हर जगह उरी 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 है बिकॉज यू नो एक लो बजट फिल्म होने के बावजूद सक्सेस हुई है इतनी ज़्यादा, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है. तो अभी फिलहाल आपकी जो फीलिंग्स है वो क्या है? फीलिंग्स मतलब बहुत सरियल है, ओवरवेलमिंग है एंड बहुत ज़्यादा खुशी है. मतलब इतनी ज़्यादा सराहना, मतलब फॉर अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, इट्स ट्रूली सरियल एंड वी ट्रूली फील ब्लेस्ड फॉर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग. ओके, जब एक लो बजट फिल्म हम बनाते हैं तो यू नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बजट पे ध्यान देना होता है, साथ ही साथ में कास्ट वगैरह. तो कितना डिफिकल्ट आपके लिए था इस फिल्म को बनाना? एक्चुअली जो इस फिल्म का बजट था, उस बजट में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स की रोमांटिक फिल्म्स बनती हैं, उस पर हम वॉर फिल्म बनाने निकले थे. एंड इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज एवरी डे हमें ऑन लोकेशन अपना एक सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता था. बिकॉज कहीं ना तो कहीं हमें कैसे भी नए तरीके ढूंढने पड़ते थे टू सेव मनी. फॉर एग्ज़ाम्पल उरी में 5 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस थे. चंडेल, म्यांमार, उरी अटैक, B1 एंड B2. एंड हम एक्चुअली 9 से ज़्यादा स्टंट पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सो अगर आप ध्यान से देखें तो उन सारे 5 सीक्वेंस में वो एग्जैक्टली सेम 9 स्टंट वाली हैं. उन्हीं का चेहरा, उन्हीं को नई दाढ़ी दे रहे थे, उन पे स्कार लगा रहे थे, उन पे मोल लगा रहे थे, और उन्हीं की शक्लें बदल बदल के उन्हीं सेम 9 लोगों को हमने पाँचों के पाँचों स्टंट सीक्वेंसेस में यूज़ किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो है हमारे आदित्य कन्वर जी, ही केम अप विद रियली इंजीनियस आइडियाज़. तो हमारा जो एक्चुअली काफ़ी सारा एक्शन रात में होना था, तो टू सेव मनी व्हाट वी डिसाइडेड, बिकॉज हम लाइट्स हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, तो व्हाट वी डिसाइडेड इज़ कि हम 12 स्ट्रीट लैम्प्स बना के रखेंगे पूरी फिल्म के लिए. और पूरी फिल्म में अगर आप ध्यान दें तो हर जगह पे आपको स्ट्रीट लैम्प्स नज़र आएंगे, और वो 12 स्ट्रीट लैम्प्स थे जो हम चकोटी विलेज में यूज़ करते थे, फिर वहाँ से उखाड़ के निकालते थे और B1 के बाहर लगा देते थे, फिर B1 से निकाल के B2 पे लगा देते थे, फिर B2 से निकाल के हमने उरी अटैक. सो वो 12 स्ट्रीट लैम्प्स है जिसको हमने पूरी फिल्म में घुमाया है और उससे हमने शूट किया. तो ऐसे ही मतलब अलग अलग तरीक़ों से हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे. हमारे जो फिल्म है उसका जो VFX है वो यशराज ने किया है. एंड जब हमारी फिल्म होने वाली थी उससे पहले वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कर रहे थे. ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में 2500 VFX शॉट्स थे और हमारी फिल्म में 2000 VFX शॉट्स थे. और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का जो बजट था वो हमसे 15-20 गुना ज़्यादा था VFX का. और कमाल की बात यह है कि अगर आप फिल्म देखो तो 99.9% जनता शायद ये नहीं बता पाएगी कि 2000 शॉट्स क्या थे. एंड दे ऑल्सो डिड एन इनक्रेडिबल जॉब. एंड टर्न अराउंड पीरियड बहुत कम था. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द शूट टू द रिलीज़ हमारे को 6 महीने ही मिले थे. तो पूरी की पूरी टीम लाइक दिन रात मेहनत कर रही थी, चाहे वो हमारे एक्टर्स हो, चाहे हमारे टेक्नीशियंस हो, DOP, एडिटर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, एक्शन डायरेक्टर स्टेफान. तो सब ने अपनी पूरी जान लगा दी इस फिल्म के लिए, और थैंकफुली जो नतीजा निकला वो लोगों को बहुत पसंद आया. ओके, जैसे कि आपने कहा इतनी लो बजट फिल्म में एक रोमांटिक फिल्म बनती है जहाँ आपने एक यू नो एक्शन फिल्म बना दी. तो इसका जो प्रोसेस था यू नो रिसर्च या आप इसके लिए बनाने के लिए फिल्म की जो प्रिपरेशन थी, ये कितने टाइम पहले से स्टार्ट हुई थी? एक्चुअली मैं एक फ़िल्म कर रहा था इससे पहले, रात बाकी 2016 अगस्त सितंबर में उसका काम प्री प्रोडक्शन चल रहा था, और उसमें फवाद खान और कटरीना कैफ थे.
तो 20-25 दिन में हम शूट में जाने ही वाले थे जब उरी अटैक हुआ और पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया। तो मेरी फिल्म की रिकास्टिंग नहीं हो पा रही थी एंड विद इन 10 डेज सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सो वाइल माई ऑफिस वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार उसकी रिकास्टिंग कैसे करें, मैं सडनली और इंटरेस्टेड था कि मुझे ये पता करना है सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुआ। एंड आई थिंक 1 अक्टूबर से ही मैंने रिसर्च शुरू कर दिया 2016। रिसर्च बहुत डिफ़िकल्ट थी बिकॉज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। तो लिटरली लाइक हर रोज़ नए नए आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते थे, डिफेंस एनालिस्ट से मिलना पड़ता था, जर्नलिस्ट से मिले, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से मिले, और 6 महीने तक मतलब बिट बाय बिट जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती गई उसको यूज़ करते रहे और इकट्ठा करते रहे, और फाइनली 6 महीने बाद आई हैड इनफ इन्फॉर्मेशन जिस पे मैं स्क्रीन प्ले लिख सकता था। ओके, अगर बात करें कास्ट की तो सिर्फ विक्की कौशल की ही नहीं, बाकी जो दूसरे कास्ट है, रामपाल सर जो भी है, सबकी तारीफें हुई है। तो कास्ट ऑलरेडी आपके माइंड में था पहले से, या फिर यू नो उनके भी सिलेक्शन के लिए कुछ प्रोसेस? नहीं, मोस्ट ऑफ द कास्ट मेरे दिमाग में था, चाहे वो परेश जी हो, चाहे विकी हो। धीरे धीरे जब फिल्म का प्री प्रोडक्शन का प्रोसेस बढ़ता रहा तो कुछ इंटरेस्टिंग कास्टिंग होने लगी। मेरा एक बेसिक आइडिया है हर कास्टिंग को लेके, मुझे एंटी कास्टिंग बहुत पसंद है। एंटी कास्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप एक एक्टर को एक रोल में देखते हैं, मेरे को हमेशा पसंद आता है कि उसको एक ऐसे रोल में दिखाओ जिसमें पहले कभी नहीं देखा। चाहे आप विक्की देख लें, या यामी देख लें, या मोहित देख लें, या कीर्ति देख लें, या परेजी देख लें। मतलब आपने कभी विक्की को हमेशा आपने वो भोले भाले रोल में देखा है, शरीफ, दीपक जैसे मसान में था वैसे रोल में देखा। तो मज़ा आया तब कि यार विक्की को से ऐसा कुछ कराओ जहाँ पे वो पावरफुल, लाइक एक 35 साल का आर्मी मेजर जो जिसके अंडर 80 कमांडोज की टीम है, वैसा एक रोल दो। यामी जैसी हैं कि उनका मोस्टली अगर आज तक देखा जाए तो उनकी फिल्मों में बड़ी डोसाइल सी गर्ल नेक्स्ट डोर, और इसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि मतलब इंटेरोगेट कर रही है और बड़े स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स बोल रही हैं। तो मेरे को एंटी कास्टिंग बहुत पसंद आती। तो वो एक्चुअली प्री प्रोडक्शन के प्रोसेस में एक एक जब नाम आने लगे तब और मज़ा आने लगा कि यार ये तो एंटी कास्टिंग में और मज़ा आ रहा है। सो दिस वाज एक्चुअली अ प्रोसेस जो मैं खुद भी काफ़ी इन्जॉय करता हूँ। बीइंग अ डायरेक्टर, यू नो हर किसी का कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है। तो ये तो आपकी फर्स्ट फिल्म थी एज अ डायरेक्टर, तो आपका कोई इंस्पिरेशन ऐसा? ये पीछे सारे इंस्पिरेशन ही है मेरे, बट एज इंस्पिरेशन आई वुड से मेरे ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशंस रहे राइट फ्रॉम बिगनिंग। एक्चुअली देखा जाए, आई वॉज रियली फॉन्ड ऑफ व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, ऋषिकेश मुखर्जी जी की फिल्में बहुत पसंद करता था। फिर अर्ली राम गोपाल वर्मा जी की फिल्में मुझे बहुत पसंद आई थी। अभी ज़ोया अख्तर की फिल्में बहुत पसंद आती हैं मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट विक्रमादित्य मोटवानी, दिवाकर बैनर्जी, शिमित अमीन, इन सब की मुझे फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फॉरेन में देखा जाए, अब्रॉड देखा जाए तो मुझे क्रिस्टोफर नोलन, स्टीवन स्पीलबर्ग, रिडली स्कॉट, मुझे वो फिल्में बहुत पसंद आती है जो मतलब विजुअली भी ग्रैंड होती है और आपको एंटरटेन भी करती है और आपको एज ऑफ द सीट बिठा के रखती है। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। ओके, अभी आपसे जब पूछा गया कि आपको किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे अगर फिल्म बनानी हो तो आप इंदिरा गांधी जी का नाम लिया आपने। Yeah. तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऑल्सो आज का टाइम ऐसा है कि जब हम पॉलिटिकल बेस्ड फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म कहीं ना कहीं अपने आप कंट्रोवर्सीज में आ जाती है, यू नो। तो इस पर आपका क्या कहना है? सी आजकल की जनता जो है वो काफ़ी अवेयर है एंड ये सारी चीज़ें आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। ये इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडस्ट्री। आप चाहे कुछ भी कर ले, आप जनता के लिए कर रहे हैं, और अगर वो जनता को ऐसा लगता है कि यार ये कुछ इसका रुझाव ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ पे है या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, देन वो छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लकीली फॉर अस उरी में जनता ये एग्जैक्टली समझी कि ये जो फिल्म थी वो इंडियन आर्मी के लिए थी और उन्हीं के लिए ट्रिब्यूट था और उन्हीं के लिए बनाई गई थी।
तो एंड दैट वाज समथिंग विच विच आई वुड से कि आज की जनता को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दे आर वेरी अवेयर। तो उस वजह से आपको बहुत अच्छा और बैलेंस पर्सपेक्टिव बना के ही अगर कोई भी फिल्म बनाएंगे तो बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव से बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो कहीं ना तो कहीं वो लगेगा कि आपने किसी प्रोपेगेंडा के साथ बनाया, किसी आइडिया के साथ बनाया। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। ओके, फिल्म का जो एक डायलॉग है हाउस द जोश, आज हर यूथ के जुबान में है और कहीं ना कहीं वो यूज कर ही रहे हैं इस डायलॉग को। तो हाउ डिड दैट डायलॉग केम इनटू योर माइंड? वो रियल इंसिडेंट से आया था आपके दिमाग में या फिर वो आपकी क्रिएटिविटी? एक्चुअली हाउस द जोश आर्मी में यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के दौरान या कॉम्बैट सिचुएशन से पहले हमेशा यूज़ करते हैं। मैंने ये जो डायलॉग था ये बचपन में सुना था। मैं मेरे कुछ आर्मी बैकग्राउंड के फ्रेंड्स थे बचपन में जिनके पेरेंट्स आर्मी में थे एंड उनके साथ में कभी कभी आर्मी क्लब्स में जाता था, लाइक क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर्स पार्टी। एंड वहाँ पे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर होते थे जो उनके हाथ में हमेशा एक चॉकलेट होती थी और सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करते थे और चीखते थे हाउस द जोश। तो जो भी बच्चा सबसे लाउड होता था उसको चॉकलेट मिलती थी। तो क्योंकि मैं फूडी था और मुझे खाना बहुत पसंद था तो मैं हमेशा सबसे लाउड होता था, तो हमेशा चॉकलेट मुझे मिलती थी। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी और उरी से बेहतर मुझे एक्चुअली कोई आइडिया और कोई स्क्रिप्ट नहीं पता थी जिस पे मैं वो लाइन यूज़ कर सकता था, बिकॉज वो परफेक्टली फिट हो रही थी। आर्मी की लाइन है, आर्मी की फिल्म है, तो दोनों के दोनों एकदम से परफेक्टली मर्ज हो गए। एंड थैंक गॉड कि मतलब लोगों ने इतना पसंद किया है। राइट फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू कॉमन मैन, एवरीबडी इज सेइंग द लाइन। सो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो नो। सो हम जब ऐसे तरीके की फिल्म बनाते हैं तो एक अलग ही प्रोसेस रहता है। और ये जो आपने इंफॉर्मेशन निकाली थी, ये इंफॉर्मेशन जो थी वो नॉर्मल नहीं था निकालना। बहुत डीप, कितने सारे लोग थे उनको पता भी नहीं था इस प्रोसेस के बारे में। और साथ ही में अभी की जो ऑडियंसेस है वो ऐसी सारी फिल्मों को जल्दी पसंद नहीं करती है। तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था इस टॉपिक पर फिल्म बनाना, और ये लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी इसके सोच पर? एक्चुअली डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं था, बिकॉज सर्जिकल स्ट्राइक वाज अ नेशनल इवेंट। सबको ये क्यूरियोसिटी थी जानने की कि यार ये हुआ कैसे। पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, बट हुआ कैसे ये सबको पता करना था। एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन एवर कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। सो एक्चुअली देखा जाए स्टोरी वाइज इट वाज अ नो ब्रेनर कि यार ये तो काम करेगी ही करेगी। इन टर्म्स ऑफ स्टोरी जनता को कितनी पसंद आएगी वो हमें नहीं पता था। मतलब हमने अपने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि मतलब इस तरीके का बिजनेस करेगी और इस तरीके का प्यार और इस तरीके का रिस्पेक्ट हमारे को मिलेगा इस फिल्म की वजह से। वो हमने कभी नहीं सोचा था। तो फॉर मी इट वाज अ कंप्लीट नो ब्रेनर। एंड हैट्स ऑफ टू रॉनी जिन्होंने लाइक 2 घंटे में स्क्रिप्ट पढ़ी और पढ़ते ही बोला कि हाँ ये फिल्म तो हम करने जा रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए। सो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा बिलीफ और ऐसी गट्स फॉर अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर एंड एन एक्टर जिसने आज से पहले कोई सोलो कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म नहीं करी थी, तो इतना भरोसा किसी प्रोड्यूसर के नज़रिए से इज़ समथिंग विच इज़ अनहर्ड ऑफ। तो हैट्स ऑफ टू हिम एंड हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया और ये सोचा कि हम विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। एंड आई होप वी डिड अ डिसेंट जॉब फॉर देम। रियल आर्मी कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, उनसे कितनी ज़्यादा बातचीत की थी आपने? प्री प्रोडक्शन स्टेज में काफ़ी हेल्प किया था आर्मी ने, बिकॉज ये क्योंकि सेंसिटिव स्क्रिप्ट थी तो हमारे को आर्मी के साथ शेयर करनी चाहिए थी और हमने की भी। तो इनिशियली जो उन्होंने हमारे को हेल्प दी वो था हमारे जो एक्टर्स थे उनको ट्रेन करवाने के लिए उन्होंने ऑफिसर्स दिए थे जो हमारे एक्टर्स को फिज़िकली ट्रेन कर रहे थे। नॉट ओनली फिज़िकली, लाइक बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं, बॉडी पॉस्चर कैसा होता है। एंड देन दे ऑल्सो हैड लिटिल बिट ऑफ इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ कि अगर डायलॉग में
किसी ऑफिसर ने किसी तरीके से बात करी है जो कि आर्मी में नहीं की जाती, तो देवर लाइक उनके कुछ माइनर इनपुट्स थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर रियली रियली हेल्पफुल। कहीं पे भी हमारे को कोई भी दिक्कत होती थी, दे वुड जनरसली हेल्प अस आउट with everything. So yeah, so overall they were really really generous to us. ओके, अभी फिलहाल में कोई ऐसी स्क्रिप्ट जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं और आगे जाके मूवी बनाना चाहते हैं जो आप हमसे शेयर कर सकें? See, अभी बिकॉज मेरी उरी का टर्न अराउंड बहुत क्विक था, 6 महीने पहले शूट कर रहे थे, 6 महीने में रिलीज़ कर ली, तो अभी तो मेंटली वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेक सम रेस्ट, थोड़ा सा लाइक क्लियर माइंड से नई स्क्रिप्ट पे शुरू करेंगे। बट हाँ, मतलब पिछले 5-7 साल में मैंने सिर्फ स्क्रिप्टें ही लिखी हैं, तो मेरे पास करीब 8-9 स्क्रिप्टें पड़ी हुई हैं। इट्स जस्ट दैट अब मुझे डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सी स्क्रिप्ट मैं करना चाहूँगा एज माई नेक्स्ट फिल्म। ओके, अगर एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसको आप चुनना चाहें तो वो कौन सी स्क्रिप्ट होगी? ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मतलब ये तो वैसी बात होगी कि आपके 8 बच्चे हैं और आपको कौन सा बच्चा सबसे फेवरेट लगता है, तो एक्चुअली अभी बहुत डिफ़िकल्ट होगा वो सोचना, बट लेट्स सी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्योर मैडम।